दोस्तों, कुंभ मेले को बीते लगभग 1 महीने से ऊपर हो गया है। दोस्तों, लगभग में एक रिपोर्ट्स के मुताबिक कुंभ मेले के उस पावन धरती पर लगभग 60 से 80 करोड़ लोगों ने स्नान किया और दान पुण्य करके अपनी आस्थाओं को पूर्ण किया। दोस्तों, इसी में लोग अपना स्नान कर करके अपने घर को भी रवाना हो गए। लेकिन एक महिला ऐसी भी थी, अपने घर से निकलती है और वो लगभग 1 महीने तक अपने घर पर वापस नहीं पहुंचती। उसकी 9 साल की बेटी है, उसका रो रो के बुरा हाल हो जाता है। दोस्तों, उसकी माँ जो होती है, उस मेले में बिछड़ने के बाद उसके साथ ऐसे ऐसे हादसे होते हैं कि सुन के आपके भी होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, 40 दिन बाद वो महिला जो होती है वापस अपने घर पर जब पहुंचती है तो उस लड़की को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं कि ये मेरी बेटी है। गांव में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। लोग तरह तरह के सवाल पूछने लगते हैं कि तुम कहाँ थी, आज तक क्या कर रही थी और इतने दिन तुम कहाँ रही। दोस्तों, वो 50 सवाल सुनकर वो पक जाती है। लोग पूछते हैं तो वो बताती है कि मैं इस भोग विलास की जिंदगी से मुक्त हो चुकी हूं, मैं एक साधु सन्यासी का जीवन धारण कर चुकी हूं। लेकिन उसके शरीर की बनावट से, उसके पहनावे से ये नहीं लग रहा था कि ये साधु संतों फकीरों का अपना जीवन यापन कर चुकी है। उसके शरीर को देखकर ये लग रहा था कि ये कहीं से अपना काम वासना पूर्ण करके आई हो, क्योंकि उसके पांवों में पायल थी, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां थी, गले में हार था और हाथ में स्मार्टफोन था। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो हनीमून पर गई हो और हनीमून अपना मनाकर सफल वो वापस आई हो। इस प्रकार से उसका चेहरा खिल रहा था। दोस्तों, उसके बाद उसका पति जो होता है, पुलिस कंप्लेन करके जब पुलिस बुलाता है और सच्चाई सामने आती है सबके, तो होश उड़ जाते हैं। दोस्तों, कहानी में बने रहिएगा, ये सब कुछ कवर करेंगे कि आखिर में वो औरत 40 दिन तक कहाँ थी और क्या कर रही थी। दोस्तों, उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर वीडियो हमारी इंटरेस्टिंग लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर जरूर बताइएगा, क्योंकि समाज में ऐसे ऐसे आज भी लोग हैं जो कि ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम दे देते हैं और तनिक भी उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचते हैं। चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट और समझते हैं इस कहानी की पूरी सच्चाई को कि आखिर में वो महिला 40 दिन तक कहाँ थी और क्या कर रही थी, और 40 दिन बाद वापस लौटी तो उस वेशभूषा में क्यों लौटी और वो साधु संतों और फकीरों की बात क्यों कर रही थी। दोस्तों, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की, जहां पर एक संध्या नाम की महिला रहा करती थी, जिसके पति का नाम जो था सुरेश था। उसकी एक 9 साल की बेटी थी, हंसता खिलता परिवार था, उसके भी सास ससुर थे। जो पति था वो इतनी शराब का आदी था कि सारा पैसा जो था जुए और शराब में ही उड़ा दिया करता था। उसका जीवन में बहुत ही दुख भरी कहानी बीत रही थी। तो सोचती है कि क्यों ना कुंभ मेले में चले, उस पावन संगम की धरती पे चले, उसमें स्नान करके अपने पति के लिए कुछ अच्छा सा वरदान मांगे माँ गंगा से, जिससे कि मेरा भी जीवन हो सकता है सफल हो जाए, मेरा भी पति अपने रास्ते पर आ जाए। वो अपने इसी प्लान को लेकर गांव के कुछ लोगों के साथ वो निकल पड़ती है उस प्रयागराज के पावन संगम के लिए। दोस्तों, 2 मार्च को वो निकलती है, 2 फरवरी को निकलती है उस पावन संगम के लिए, और वहां पर जो है कि जाकर पहुंचकर गंगा में डुबकी लगाती है और अपनी फरियाद करती है अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए। दोस्तों, फरियाद करने के बाद वहां से निकलकर अब ये लोग मेले में सारा ग्रुप जो होता है वो टहलने लगता है। टहलते टहलते जो है कि एक जो है कि कॉस्मेटिक की दुकान के आसपास जो है कि ये महिला जो होती है वो बिछड़ जाती है। उसके गांव वाले जो है आगे निकल जाते हैं, ये पीछे रह जाती है। दोस्तों, फिर उसके बाद जब गांव वाले देखते हैं कि मेरे साथ तो संध्या है ही नहीं, वो कहाँ चली गई, बहुत ढूंढते हैं, पूरा दिन बीत जाता है, मैक में अनाउंसमेंट किया जाता है, वहां पर कंप्लेन भी दर्ज कराई जाती है, लेकिन संध्या का कुछ पता नहीं चलता है। निराश होकर वो सारे लोग वापस गाँव आगरा अपने घर पर चले आते हैं। उसका पति जब सुरेश सुनता है कि उसकी पत्नी वापस नहीं आई है, वो मेले में खो गई, वो बहुत गुस्सा होता है और आनंद फानंद में कुछ नहीं देखता है और वो जाके पुलिस कंप्लेन कर देता है उन 10 लोगों के खिलाफ। उसकी बेटी का रो रो के बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि वो अपनी माँ से बेतहा मोहब्बत करती थी। क्यों ना एक 9 साल की बेटी अपने माँ को क्यों भी ना माने,
क्योंकि उसका पति जो था सुरेश जो था इतना शराब पीता था कि वो दिन भर अपने शराब की लत में ही धुंध रहता था। अपनी बेटी की परवरिश करे भी तो कैसे करे, उसे तो दारू पीने के लिए पैसे तक मोहताज नहीं होते थे। दोस्तों, अब इधर वो प्रताड़ित करवाने लगा पुलिस कंप्लेन करके लोगों के साथ, और उसका कुछ भी नहीं पता चलता है। सुरेश जो था वो अपने उसी दारू के जीवन में खुश था। इधर उनको इतना सताया जा रहा था, जो 10 लोग आए थे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इधर जब पुलिस उन पे कार्रवाई करती है तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग क्या जाने, वो तो वहीं से बिछड़ गई और हम लोग मजबूरन अपने घर पर चले आए। दोस्तों, कुछ दिन समय बीतता है, कंप्लेंट जो दर्ज होता है, फाइल दब जाती है, कुछ कार्रवाई जरूर होती है उन 10 के खिलाफ, कुछ पैसों की बर्बादी होती है। धीरे धीरे महीने बीत जाते हैं और कुछ दिन बाद वो लगभग 40-45 दिन बीत जाते हैं। अचानक 45 दिन बाद संध्या जो है वापस कुंभ मेले से लौटकर घर पर आ जाती है। दोस्तों, 2 फरवरी को वहां से गायब हुई थी और लगभग में 4 या 5 मार्च को वो वापस घर पर, जब मेले का पूरा जो है कि खत्म हो जाता है, मजबूरन उसे अपने घर पर जाना पड़ता है। दोस्तों, जब वो अपने घर पे आती है, अचानक गांव में देखकर हड़कंप मच जाता है, बवाल हो जाता है कि अरे जिस जिस जुर्म में, जिस लापता के जुर्म में 10 लोग को प्रताड़ित किया गया था, वो संध्या तो आज वापस आ गई और अपने घर पर वो आकर खड़ी है। लोगों की भीड़ लग जाती है, इकट्ठा हो जाते हैं लोग, उनसे 50 सवाल जवाब करने लगते हैं कि आखिर इतने दिन तुम कहाँ थी, तुम्हारे साथ कैसे बीता, तुम क्या कर रही थी, कहाँ रह रही थी। वो कहती है कि मैं कुछ नहीं, मैं अब ये भोग विलास की जिंदगी छोड़ चुकी हूँ। मैं जो है एक साधु संतों की अपना जीवन जी रही हूँ और मैं इस जो मोह माया है इससे त्याग कर चुकी हूँ। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं उसके पैरों पे गिर के उसका आशीर्वाद देने लगते हैं। कुछ लोग जो होते हैं सोचकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि उसके पायों में पायल थी और अच्छी सी सैंडल पहन रखी थी, हाथों में चूड़ियां थी और रंग बिरंगी साड़ियां पहन रखी थी, और जो है कि हाथ में एक स्मार्टफोन भी था। ये सब देखकर लोगों के ऊपर से शक होने लगा कि अगर ये साधु संतों की जीवन जी रही है तो आखिर में इतना प्रसाधन, इतना सौंदर्य ये क्यों कर रही है। उन लोगों को देखकर ये लग रहा था कि ये कहीं से रंगरलियां मनाकर आ रही है, ये 40 दिन तक कहीं ना कहीं अपने जीवन को खुशहाल एंजॉय किया है, उसके बाद आ रही हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे ये 40 दिन तक कहीं हनीमून पे गई हो और हनीमून को बिताकर आज अपने गांव वापस लौटी हो। इसके शरीर की बनावट कुछ अलग ही लग रही थी। दोस्तों, इन लोगों पे शक होने लगता है। जो महिला होती है वो कहती है कि देखो, मैं अपनी बेटी के लिए ले आई हूँ और मेरी बेटी को वापस दे दो और मैं उसी जीवन में लेके चली जाऊंगी। मैं वहां पर पूजा प्रसाधन वगैरह अपना पूजा पाठ करूंगी और ये मेरा सेवा करेगी। लोगों को शक हो जाता है कि कहीं ये अपनी बेटी को ले जाकर कहीं बेच ना दे, कहीं गलत धंधे में न लगा दे। उसका पति जो होता है उसे देने के लिए मना कर देता है। गांव वाले भी मना कर देते हैं इसकी बेटी को ले जाने के लिए, कि उस पर शक हो जाता है कि कहीं ये कोई गलत धंधा तो नहीं कर रही है। कल को ये पैसे पैसे की मोहताज थी, आज स्मार्टफोन चला रही हो, पायों में पायल है, हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां हैं, गले में सोने का हार है, और ये इतना वेशभूषा बनाकर आई है जिसके पास चंद पैसों की मोहताज थी। दोस्तों, शक हो जाता है इससे अपने उसकी बेटी को ले जाने ये लोग नहीं देते हैं। तुरंत ही पुलिस कंप्लेन हुई थी, वहां पर एफआईआर जाके दर्ज करता है उसका पति और वो मौके पर पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस कहती है कि आखिर तुम बेटी को क्यों ले जाना चाहोगी, इतने दिन तक तुम कहाँ थी और तुम्हें जो है कि बेटी को क्यों ले जाने दिया जाए, जब तुम इस मोह माया जिंदगी से मुक्त हो चुकी है, जो तुम एक साधु संतों फकीरों का जीवन यापन करने के लिए त्याग कर चुकी हो, तो तुम्हें बेटी का क्या मोह माया। ये अपने पिता के घर रहेगी, इसके परिवार वाले इसका देख रेख करेंगे, तुम इसे मत ले जाओ। 50 तरीके से वो प्रयास करती है लेकिन पुलिस ले जाने पे मना कर देती है। लास्ट में उस महिला को अपनी सच्चाई उगलनी ही पड़ती है, क्योंकि वहां पर महिला कांस्टेबल आई थी जो कि जबरन दबाव डालती हैं और उसे हरकाती हैं कि तुम्हें जेल भेज दूंगा और ऐसे ऐसा कार्रवाई तुम्हारे साथ होगी। तो संध्या जो होती है डर के अपने गुनाह को कबूल कर लेती है कि मैं इतने दिन तक कहाँ थी और क्या कर रही थी। दोस्तों, जब सच्चाई सुनाती है गांव के पूरे लोगों को होश उड़ जाते हैं और कुछ लोगों के तो रो रो के बुरे हाल हो जाते हैं। उसकी बेटी रो रो के, उसका तो बुरा हाल था ही, वो अपने माँ के जो था कि लिपट कर वो रो ही रही थी, उस क्योंकि वो 40 दिन बाद अपने माँ को पाया था।
दोस्तों वो महिला संध्या जो होती है बताती है कि मैं मेले में तो जरूर गई थी, जब अपने ग्रुप के साथ टहल रही थी तभी अचानक जो है कि कॉस्मेटिक की दुकान से निकल रही थी तो एक आदमी था जिसकी दुकान से मैं कुछ सामान लेना चाहती थी अपनी बेटी के लिए, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। उससे सामान के लिए कहा तो वो कहा जल्दी लीजिए बहन जी, नहीं तो आगे निकलिए और मेरे पास इतना समय नहीं है। ये इतने में महिला कहती है कि देखो ऐसे किसी कस्टमर से बात किया जाता है क्या? अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो एक दो और स्टाफ लगा लो, तुम इतना क्यों भड़कते हो? इतना सारा सामान लेकर अकेले बेच रहे हो, तुम्हारे पास नहीं है तो अपना कुछ ना कुछ इंतजाम कर लो। तभी वो आदमी कहता है कि अगर इतना ही तुम्हें मेरे ऊपर दर्द दया और रहम है तो तुम ही ड्यूटी पर लग जाओ, मेरी मदद करवा दो, मैं तुम्हें रोज का 500-600 रुपये दिहाड़ी दूंगा और खाने पीने का सारा इंतजाम दूंगा। इधर जो संध्या थी कहीं ना कहीं गरीबी हालात से जूझ रही थी, उसके पास तो पैसे तक नहीं थे जो है कि अपनी बेटी के लिए कुछ सामान ले जाने के लिए अपने लिए। वो मजबूरन सोचती है कि क्यों ना अभी 30-40 दिन कुंभ मेले का आयोजन चलेगा, इतने दिन में हम लोग 15-20 हजार रुपए कमा लेंगे और अच्छा खासा कुछ दिन खाने पीने भर का घर का सामान भी हो जाएगा, कुछ पैसे भी हो जाएंगे। वो तुरंत तैयार हो जाती है और अपने ग्रुप से बिछड़ जाती है, उसके काम में लग जाती है। कुछ दिन तक वहां से काम करके रात में 11 बजे भोजन करके वो जाके महिला पंडाल में जाकर सो जाती है और ये अपने जो होटल पे एक बुकिंग किया था वो होटल पे जाके सोने लगता है। रोज काम चलता है बहुत अच्छे से, ये लोग मिल मिला के रहते हैं और धीरे धीरे समय बीतता है, इन लोगों की नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। फिर एक दिन कहता है जो वो दुकानदार था जिसका नाम अमित था, कहता है कि तुम कहाँ पंडाल में जाकर सोओगे, चलो मेरे रूम पर ही सोना, क्योंकि खाने पीने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। वो महिला भी कह रही थी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो चाहती हूँ तुम्हारे साथ रूम पर रहना, लेकिन तुम ले चलो तब तो। फिर वो महिला संध्या भी उसके रूम पर अमित के जाती है और रूम पर रहती है। धीरे धीरे दोनों एक ही रूम में अपना जीवन काटते हैं और समय गुजरता है, कब दोनों की आकर्षण बढ़ती है और दोनों अपने आप को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका भी डिवोर्स हो गया था, उसकी भी पत्नी जो थी वो उसे छोड़कर चली गई थी और वो भी अपने जीवन में अकेला था लगभग 5-6 साल से। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, कब ये दोनों आपस में प्रेम प्रसंग इनकी जाग जाती है ये लोग समझ नहीं पाते हैं। दोनों लोग अपने हवस का शिकार अपने अपने आत्मा को संतुष्टि देते हैं और पति पत्नी के रूप में ये लोग सारे कारनामे को पार कर ले जाते हैं। दोनों में जीवन अच्छा कट रहा था, दोनों को संतुष्टि हो जाती है, दोनों को पछतावा नहीं था। सुबह होता है फिर अपने ये लोग काम पे लग जाते हैं। धीरे धीरे यही चक्री क्रम चलते चलते 40 दिन बीत जाते हैं। मेले का समापन हो जाता है और समापन होने के बाद जो इधर अमित था वो इसका सारा पेमेंट कर देता है, एक मोबाइल गिफ्ट में भी देता है, बहुत सारे प्रसाधन इसे दे देता है इसे रहने पहनने और ओढ़ने के लिए, और ये बहुत खुश थी संध्या। अब ये सोच रही थी कि मैं क्यों वापस जाऊं उस दरिंदे के पास, उस दारूबाज के पास, उसने तो मेरा बेचकर मेरा जीवन ही बर्बाद कर दिया, वो मेरी पार घाट क्या लगाएगा, कहीं यही अपने जीवन में ले लेता, मेरे साथ जीवन जीने के लिए मुझे अपनी पत्नी बना लेता तो कितना अच्छा था। वो मन ही मन सोच रही थी, लेकिन करे भी तो क्या करे। वो जो था कि अपना पहल नहीं कर पा रही थी, पैसे ले लेती है और मुड़ मुड़ के देखती है और वहां से जाने के लिए उसे मन नहीं कर रहा था। लास्ट में अमित जो होता है वो कहता है कि देखिए अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है, तो तुम मेरे अपने जीवन में आ जाओ, मैं तुम्हें पत्नी बना के रखूंगा और मैं भी खुश रहूंगा, तुम भी खुश रहोगी। साथ जीने मरने की कसम खाने लगता है, ये अगर तुम आ जाओ तो मैं वादा करता हूं तुम्हें किसी प्रकार की कमी नहीं होने दूंगा। कहती है कि मेरी 9 साल की बेटी भी है, उसका क्या होगा? वो कहता है कि मैं उसे भी जीवन में ला लूंगा, उसकी भी परवरिश करूंगा, उसका भी पार घाट लगाऊंगा। अगर तुम मेरे जीवन में अगर आ जाओ तो मेरे तो 4 चांद लग जाएंगे। हम लोग ऐसे ही धंधे पानी चलाएंगे और इसी प्रकार से कमाते खाते रहेंगे। दोस्तों वो भी तैयार हो जाती है, तैयार हो भी क्यों ना, क्योंकि उसका पति जो था वो दारूबाज था, रोज मारता पीटता था, प्रताड़ित करता था। उसकी बेटी का भी वो परवरिश करता भी तो कैसे। दोस्तों उसका घर जो उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में था, फिर वहां से वो डायरेक्ट मथुरा ले जाता है और अपने घर पर बताता है कि मैंने इससे विवाह कर लिया, ये संध्या है, ये आगरा में रहती है और मैं इसे विवाह करके ले आया हूँ और यहीं रहेगी। उसके घर वाले जो था रीति रिवाज के साथ उसका स्वागत करते हैं, उसको अपनी बहू के रूप में स्वीकार करते हैं और कुछ दिन 2-4 दिन और बीत जाते हैं। दोस्तों पति पत्नी के रूप में संध्या रहने लगती है। जो उधर अमित होता है वो जाके कोर्ट में उसके साथ कोर्ट मैरिज करवाता है और सारे दस्तावेज अपना तैयार करता है। उसके बाद वहां से वो लोग डायरेक्ट वो
अपनी मायके में आती है, जहां पर उसने फोन करके बता दिया था पहले ही, जब वहां पर दुकान पे वो अपना काम चालू किया था उसी समय वो जो संध्या थी वो बता देती है अपनी माँ और अपने पिताजी को कि मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ और हो सके तो मैं यहीं पर सेटल हो जाऊंगी, वो दारूबाज मेरा जीवन क्या बिताएगा, जाकर हो सके तो मेरी बेटी को ले आना। लेकिन वो दारूबाज उसकी बेटी को नहीं बेचता है, उल्टे ही उसके खिलाफ एफआईआर कर देता है कि ये लोग मेरी पत्नी को भगा दिए हैं, कहीं बेच दिए हैं। दोस्तों वहां पर आते हैं जी, उसके बाद वो भी माता पिता जो उसके होते हैं संध्या के, उसका स्वागत करते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं बेटा, तुम जीवन में खुश रहो, मुझे तो कहीं ना कहीं फिर से तुम्हारा हाथ धराना ही पड़ता है, क्योंकि उस दरोगा शराबी के साथ तुम्हारा जीवन तो कट नहीं पाता, अभी तो लंबा तुम्हारा जीवन है। दोस्तों वो खुश रहते हैं तो कहते हैं अमित को तुम यहीं पर रहो और देखो संध्या बेटी, तुम साधु का भेष धर के और तुम ये बताकर कि मैं वैराग्य धारण कर चुका हूँ, जाकर बेटी को लेते हैं। दोस्तों वहां से वो अपनी बेटी को लाने के लिए यहाँ पर आई थी और यहाँ पर तो बवाल ही मच गया था, पुलिस आकर खड़ी हो गई थी। पुलिस को ये सारा जब कंप्लेन, सारा ये स्टेटमेंट अपना देती है अपनी आप बीती को, तो ये लोग जो पुलिस होती है वो गांव से तहकीकात करने लगती है कि क्या सच है ये दारू पीता है, इसको प्रताड़ित करता है, इसके इसके साथ अत्याचार करता है। तो लोग बताते हैं कि ये सही बात है, ये बेचारी मजदूरी मेहनत करके पैसे लाती है और ये दारू पीकर उड़ा देता है और इसकी बेटी का परवरिश तक नहीं करता। दोस्तों मामला दोनों के संज्ञान में आ जाता है और कागजी कार्रवाई के खिलाफ फिर से ये लोग उधर अमित को भी बुलाते हैं और एक शपथ पत्र पे उस पे एग्रीमेंट होता है कि वाकई तुम इसे रखोगे और इसकी बेटी को। और वहां पर वो लिखा पढ़ी करने के बाद फिर जो अमित होता है वो संध्या को और उसकी बेटी को लेकर बाइज्जत फिर वो अपने डिस्ट्रिक्ट मथुरा के लिए रवाना हो जाता है। दोस्तों अमित जो था संध्या और उसकी बेटी को ले जाकर अपने जीवन में खुशहाली से अपने जीवन में रख चुका है और रह रहा है और बहुत ही खुशहाल है और अच्छे से उसका जीवन चल रहा है। इधर जो सुरेश था वो अपनी दारू की जिंदगी में, अपनी अय्याशी की जिंदगी में खुश है, वो आज भी अपने गम में दारू ही पी रहा है। दोस्तों कहानी सुनाने का मकसद हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है कि हादसा किसी के भी साथ हो सकता है। तो कमेंट बॉक्स में आप भी लिखकर बताइएगा कि क्या संध्या ने उस अमित नाम के लड़के से विवाह करके सही किया या गलत किया, उसने कोई गुनाह किया। दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप भी बताइएगा कि क्या ऐसे आदमी को धिक्कार देना ही सही है या गलत। दोस्तों फिर मिलेंगे ऐसी ही इंटरेस्टिंग और इमोशनल कहानी लेकर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।